हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे वर्बल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्बल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। ये जो टॉपिक है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक मोस्टली रहता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान भी कह सकते हैं और आप लोग अगर आप इसको आपके अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वर्बल रीजनिंग में हम इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉगीज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डाटा सफिशिएंसी, तो बहुत सारे टॉपिक्स इसके ऊपर हो चुके हैं। तो उन सब टॉपिक्स को मैं चाहूँगा कि आप एक बार पहले रिवाइज कर लें और उनकी वीडियो को जरूर देख लें। उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट एंड एजम्पशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्बल रीजनिंग के ऊपर वो क्लियर हो जाएगी। तो बात करते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के बारे में। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो बंदा है ये यहाँ से गिर गया, इसने ये छलांग लगाई है और इसने एज्यूम किया है आई एज्यूम दे विल कैच मी। तो इसका मतलब क्या है, उसे नहीं पता है कि वो जो इतने सारे लोग खड़े हैं वो उसे कैच करेंगे या नहीं, पर उसने क्या करा, एज्यूम कर लिया कि दे विल कैच मी, कि वो उसे बचा लेंगे, उसे पकड़ लेंगे ताकि उसे चोट ना लगे। तो एजम्पशन जो होती है वो कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड होती है, और जो आप जिस चीज़ पे एजम करते हैं वो स्टेटमेंट होगी जिस पे आपको गिवन दी गई होगी। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के बारे में। इन द स्टेटमेंट एंड एजम्पशन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, अ स्टेटमेंट इज इंफॉर्मेशन और अ फैक्ट रिलेटेड टू एनी जनरल सब्जेक्ट। तो किसी भी जनरल सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट रिलेटेड कुछ भी आपको दिया गई है इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर आपको एजम्पशन बनानी होती है। और स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो स्टेटमेंट आपके पास है वो फैक्ट है, वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, वो सही स्टेटमेंट है। पर एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन इज सेड टू बी हिडन बिकॉज इट इज जनरली एज्यूम्ड, सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। तो जो एजम्पशन होता है, जो अनुमान हम कह सकते हैं, वो हमेशा ही छुपा हुआ होता है, बिकॉज जनरली उसको हम एज्यूम करते हैं, वो सपोज इट, हमने सपोज कर दिया कि ये होगा, या फिर कोई ग्रांटेड हम लोग उसको ले लेते हैं। तो एजम्पशन जनरली ऐसा ना हो कि वो सही ही होगी, पर आपने एज्यूम किया है तो आप इसे कह रहे हैं, किसके रेफरेंस को देख के, स्टेटमेंट को पढ़ के। तो अभी हम लोग और इसमें डिटेल में बात करते हैं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो पाए। The statement and assumption topic is most commonly featured in many competitive exams and it is a crucial part of government exam syllabus. तो मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस में ये आता है। वैसे तो कंपनीज की प्लेसमेंट के टाइम भी आता है, अगर आप लोग किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो इसको क्यों पूछा जाता है, उसका मेन कारण एक ही है, वो है द मेन आइडिया ऑफ सच क्वेश्चन इज टू टेस्ट कैंडिडेट्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए पूछा जाता है। और हर फील्ड में आप जहाँ पर भी किसी भी पोस्ट पे है तो आपको डिसीजन लेना ही होता है, और उसी को चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो लास्ट वीडियोस में मैंने दी है उन सब के ऊपर मोस्टली डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें आपको अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी रखनी चाहिए, जनरल नॉलेज पक्का, साथ में वोकैबुलरी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखते हैं इंग्लिश के ऊपर या जो भी लैंग्वेज है जिसमें भी टेस्ट आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको टाइम देना है, रीडिंग करना है, उसके बाद एज्यूम करना है। द नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड एजम्पशन क्वेश्चंस आस्क्ड इन वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम इज बिटवीन 1 to 5 एंड विच ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दीज क्वेश्चंस आर टाइम सेविंग एज वेल। तो इससे ये क्लियर होता है कि 1 से 5 तक क्वेश्चंस मोस्टली, या तो एक तो आता है, कई बार 5 तक क्वेश्चन या 2-3 एवरेज क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर, और वो जनरली बहुत ही सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही आप मांगते हैं और काफ़ी टाइम सेविंग होते हैं। और जितना टाइम आप इसमें बचा पाएँ उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप डिवोट कर सकते हैं आने वाले उन क्वेश्चंस पे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, चाहे फिर वो एप्टीट्यूड है या फिर कोई भी और जो भी आपका अगला टेस्ट होने वाला है। तो वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है, पर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप और भी कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इन डिटेल एजम्पशन के बारे में।
One of the most important things to know about assumption is that when a statement is given, the author of the statement believes the assumption to be true, and this same approach must be used by candidates while answering the question based on this topic. तो हमेशा एक बात याद रखना, स्टेटमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट को समझिए, और क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो एजम्पशंस जनरली दी जाती हैं आपको. स्टेटमेंट एक ही आएगी, उसको बताना है कि उस स्टेटमेंट के बाद आपने क्या एज्यूम किया, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपने क्या एज्यूम किया, आपकी क्या एजम्पशन है उसके ऊपर. तो पहले स्टेटमेंट पढ़िए हमेशा, और जो दोनों स्टेटमेंट है सिर्फ जो दोनों एजम्पशन है सिर्फ और सिर्फ उसको रिलेट कीजिए स्टेटमेंट के साथ. अगर वो दोनों रिलेट कर रही हैं या कोई एक कर रही है तो वो आंसर आएगा आपका. टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा आंसर डायरेक्ट, सिर्फ आपको अपने ऑप्शन से मतलब है, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में आंसर बताना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें हम लोग. इन दिस टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू एजम्पशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस एंड डिसाइड विच ऑफ द एजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट. हाँ, अभी इम्प्लिसिट वर्ड बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इम्प्लिसिट का मीनिंग आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, पर अगर आप इसे गूगल करें या नेट पे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इम्प्लिसिट का मतलब भी वही होता है कि आपने एजम्पशन ली है और वो स्टेटमेंट से काफ़ी हद तक रिलेट कर रही है. ट्रू का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि जो एजम्पशन आपने ली है वो ट्रू होगी, बट वो रिलेटेड लग रही है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. The questions based on this topic can either be help you score more if answer logically or else result in losing marks if candidates choose to guess in such questions. तो guess नहीं करना है. guess work मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, guess work बिल्कुल भी मत करना. अगर आप इन टॉपिक्स की वीडियोस भी देख रहे हैं ना मेरी, तो भी काफ़ी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. केवल 5 क्वेश्चन जो मैं वीडियो में बताता हूँ उससे सब कुछ नहीं हो जाएगा, पर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बेसिक आपकी. Thus, more and more questions must be solved so as to ensure that you are able to understand what is correct approach to such questions. In each question below is given a statement followed by 2 assumptions. ठीक है, तो मान लीजिए स्टेटमेंट हमें दी है, उसके बाद हमें assumption 1 और assumption 2 दी है. You have to consider the statement and following assumptions and decide which assumption is implicit in the statement. मतलब कौन सी assumption स्टेटमेंट में रहेगी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है. तो अगेन इम्प्लिसिट का मतलब यहाँ पे क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब यही होता है कि जो सजेस्टेड हो, जो स्टेटमेंट पे सजेस्टेड हो या फिर इम्प्लाइड हो, बट नॉट एवर क्लियरली सेड. तो हम कह सकते हैं कि सजेस्टेड है बट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड. तो ये होता है इम्प्लिसिट का मतलब. यहां पे देखने वाली बात यही है कि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, और ये फॉर्मेट बताने का मेरा यही कारण है कि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन समझ पाएं किस तरीके से आते हैं और उनको सोल्व कर पाएं. इफ ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ये ऑप्शन ए है. बी ऑप्शन इफ ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट. C option if either 1 or 2 is implicit. If neither 1 or 2 is implicit. E if both 1 and 2 are implicit. तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेट कंप्लीट हो गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए. मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए. जैसा भी आप चाहते हैं इसको सेव रखना जरूर करें. कहीं पे अगर आप कॉपी पे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस वो भी बढ़ेगी. क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आप इसको एक बार समझ लें तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे ओवरऑल एग्जाम में. कुछ लोग इसमें गैस वर्क करते हैं तो वहाँ पे उनकी गलती हो जाती है. अब बात करते हैं टिप्स टू सॉल्व स्टेटमेंट एंड रीजनिंग क्वेश्चंस. रीड द स्टेटमेंट विद एन अप्रोच दैट द assumptions वुड बी ट्रू विद रिगार्ड टू द स्टेटमेंट. तो आप स्टेटमेंट को जरूर पढ़ें ताकि आप assumption सही चूज कर पाएँ. Do not go too logical with the statements. Analyze the information given and assumption must only be based on the information in the statement. Do not overcomplicate it. ये बात सही है. मैं आपको वर्बल रीजनिंग में हमेशा एक बात बताना चाहता हूँ कि मोस्टली लोगों से दिक्कत यही होती है, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच लेते हैं और ओवर कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड यहाँ पे हैं, ओवर कॉम्प्लिकेटेड या उसको और भी ज़्यादा
प्रॉब्लम बना देते हैं, जो पहले प्रॉब्लम दी गई उसको भी और प्रॉब्लम में ले आएंगे, और वहाँ पे वो गलती करते हैं। गलती से भी ज़्यादा बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वहाँ पे टाइम का ध्यान नहीं रखते और बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ ख़राब कर देते हैं, और जो उन्हें आ रहा होता है वो भी रह जाता है। तो इसीलिए मेरा जो हमेशा आपको कहना यही है, हर वीडियो में, मोस्टली वीडियो में मैं एक ही बात कहता हूँ कि टाइम बचाना है, क्वेश्चन सोल्व भी करना है, टाइम भी बचाना है, वही अच्छा स्कोर आप तभी कर पाएंगे, खासकर वर्बल रीजनिंग में। इसलिए मैं हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बन पाए। थर्ड टिप है, कॉमन assumptions are always be found but rather than do not align the statement with general knowledge or other facts। खुद के जनरल नॉलेज नहीं यूज़ करनी है, कॉमन जो assumptions दी गई है उनको भी आंसर हो सकते हैं। तो मेन बात ये है कि स्टेटमेंट पे जाना है कि स्टेटमेंट क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ना है, अपने बारे में नहीं पहले सोचने लग जाना है कि ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए, पहले स्टेटमेंट पढ़िए। यूज एलिमिनेशन मेथड इफ यू आर अनेबल टू एप्रीहेंड द आंसर, read statement and then assumptions given in the options. You shall notice that is a few of them will mostly definite or not follow. Eliminate them and then choosing from lesser options may prove to be more convenient. Yes. अगर मान लीजिए जो स्टेटमेंट है वो आउट ऑफ योर नॉलेज आ रही है, आपको पता ही नहीं उसके बारे में कुछ भी, तो स्टेटमेंट फिर भी ध्यान से पढ़िए। उसके बाद एजम्पशंस पे जाइए, दो ही एजम्पशंस आनी है, या तो ये या दोनों, या फिर आइदर वन और टू, या बोथ, या नाइदर। तो 5 ही चीज़ें हैं इसमें, तो बहुत मुश्किल नहीं है इसका आंसर देना। डिपेंड क्या करता है कि आपने कितना टाइम लगाया रीडिंग करने में, और आपने एजम्पशंस को, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, इसी से आप पता लगा सकते हैं आंसर। एलिमिनेशन मेथड में अगर मान लीजिए आपने ऑप्शन 1, आपको पता लगा कि ये तो एजम्पशन गलती है, तो आपके पास रह क्या गया, सेकेंड ही रह गया, और नाइदर 1 और 2 भी गलत हो गया, ना ही बोथ भी गलत है, आइदर भी गलत है, तो ईजिली आप आंसर बता सकते हैं। लास्ट टिप नहीं है, पर काफ़ी सारी टिप्स और भी हो सकती हैं, पर एक इंपॉर्टेंट टिप इसमें मैं बता रहा हूँ एंड में। वन थिंग टू मेक नोट ऑफ दिस इज दैट assumption is something which author believes to be true, so while choosing the correct option keep through this in mind as well. If any option contradicts the statement then assumption will not follow. बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टिप्स हम लोगों ने अब देखी। अब मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना चाहता हूं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाए इसी वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई है, इन एन इलेक्शन कंडक्टेड इन विलेज एक्स ओनली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज कम टू वोट। तो एक विलेज एक्स है, उसमें वोटिंग हुई, सिर्फ 20% ऑफ वुमेन विलेज में वोट देने के लिए गई। एजम्पशंस हमारे पास क्या है, एजम्पशन 1, द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज इज मोर देन द नंबर ऑफ वुमेन इन विलेज एक्स। ठीक है। एजम्पशन 2 क्या है, द वुमेन हैड टू कुक फूड एंड कुड नॉट कम टू वोट। तो 2 एजम्पशंस हैं, मैं यहाँ पे इसको A B C या फिर इसको आप 1 2 3 4 5 ऑप्शंस में भी ले सकते हैं, जैसे आप लेना चाहें। तो स्टेटमेंट में सिंपल सी बात कही गई है, एजम्पशन हमें क्या दी गई है कि नंबर ऑफ जो मैन है विलेज में ज़्यादा है नंबर ऑफ वुमेन से। पर आप ध्यान से देखें, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि ओनली 20% ऑफ टोटल वुमेन इन द विलेज केम टू वोट। तो इसमें मैन ज़्यादा होने वाली बात नहीं कही गई है, इसमें तो ये कहा गया है, मान लीजिए एक एक्स विलेज है, उसमें मान लीजिए ए नंबर ऑफ मैन्स है, या हम डायरेक्ट इसको एम ही ले लेते हैं, एम मैन है और डब्ल्यू वुमेन है जो वोट के लिए एप्लीकेबल है, उनकी बात हो रही है। सिर्फ मैन की कोई रेशो नहीं दी गई है, वोटिंग की परसेंटेज नहीं दी गई है, उसमें से 80% मैन है, 20% सिर्फ वुमेन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वोटिंग में 80 और 20 है, नहीं, ये फ़र्क नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें वोटिंग का रेशो नहीं दिया गया, हमें मैन और वुमेन का रेशो दिया गया है। मान लीजिए एक गांव में 500, अगर हम बात करते हैं 100 वुमेन हैं, तो सिर्फ 20 ही वोट देने गए। तो ये कारण इसमें फिट नहीं होता। अगर हमें ये जरूर कहा गया होता कि वोटिंग 100 लोगों ने दी, उसमें से 80 मैन थे और 20 वुमेन थे, तो ये एप्लीकेबल होता। पर यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमें वोटिंग का शेयर नहीं दिया गया, हमें सिर्फ नंबर ऑफ वुमेन का शेयर दिया गया है। आप यहाँ ध्यान से देखें तो ओनली 20% ऑफ टोटल वुमेन इज इन द विलेज केम टू वोट। तो एजम्पशन 1 इज रॉन्ग। दूसरी एजम्पशन तो पढ़ते ही लगता है गलत है, हैड टू कुक फूड एंड कुड नॉट कम टू वोट। तो ये तो बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत हो गई। आप लॉजिकल सोच के देखिए
कि एक गांव में वोट हो रहा है, तो अगर आप इसका कारण ये थोड़ी होगा कि उन्हें खाना बनाना है तो इसलिए वो वोट देने नहीं जा रही। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एजम्पशन सॉरी गलत है बिल्कुल। तो ना तो एजम्पशन 1 फॉलो होती है, ना 2 फॉलो होती है, ना ही दोनों होती है, ना ही बोथ होती है। तो आंसर क्या हो गया? 3। हमारे पास यहाँ से आंसर होता है 3 स्टेटमेंट, नाइदर एजम्पशन 1 नॉर एजम्पशन 2 फॉलोज। सो आंसर इज 3, नाइदर एजम्पशन 1 और नाइदर एजम्पशन 2 फॉलोज। एक्सप्लेनेशन में आप कह सकते हैं द स्टेटमेंट क्लियरली इंडिकेट दैट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज ओनली 20% केम around to vote, so the ratio between number of men and women is not applicable here. Hence the second assumption is not also applicable as well. तो बहुत ही लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने ये सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 4000 प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। तो एजम्पशंस इसमें हमें क्या दी गई हैं वो देखते हैं। देयर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू एकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। अच्छा जी, ठीक बात है। एजम्पशन 1 क्या है, ये हो गई, और एजम्पशन 2 क्या है वो देखते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट्स may not be interested to apply, the government may not finally appoint such a large number of primary school teachers। तो यहाँ पे ध्यान देने की सिंपल सी बात ये है कि फर्स्ट एजम्पशन जो है वो तो आसानी से ठीक यहाँ पे हो रही है। कैसे? क्योंकि तभी गवर्नमेंट सोच रही है कि टीचर्स को अपॉइंट किया जाए। 4000 यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी स्कूल टीचर्स की। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तभी अपॉइंट कर रही है तब जब उसे पता है कि वहाँ पे ज़रूरत है, वैकेंसी है या ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इनफ स्कूल्स है स्टेट में जो कि एकोमोडेट कर पाएंगे 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को एडिशनली। तो एजम्पशन 1 इज राइट। तो एजम्पशन 1 तो राइट है। दूसरी स्टेटमेंट एजम्पशन क्या कहती है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स में नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट में नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो ये तो कहीं ना कहीं एजम्पशन कुछ भी वैलिड नहीं लगती हमें। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही सही होता है। तो हम कह सकते हैं ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट इज सजेस्टेड। तो जैसे कि हम एक्स आंसर में देखें तो ऑप्शन ए ही सही है। सच रीजंस आर गिवन इन द स्टेटमेंट आर टेकन ओनली आफ्टर टेकिंग द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इनटू कंसीडरेशन। इसका मतलब तभी ऐसे फैसले दिए जाते हैं तब कहीं ना कहीं जब आपको ज़रूरत हो, वैकेंसी हो या फिर स्पेस हो स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन दिल्ली द रीडरशिप ऑफ द एक्सप्रेस इज द लार्जेस्ट इन द मेट्रोपोलिस। एजम्पशन हमें दी गई है, दिस पेपर इज नॉट पॉपुलर इन स्मॉल टाउन, एक्सप्रेस द हैज द पॉपुलर फीचर ऑफ कार्टून्स ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। तो क्या यहाँ पे आप इसको कारण में देखते हैं, सभी न्यूज़पेपर्स में से जो दिल्ली में पब्लिश होते हैं, रीडरशिप जो एक्सप्रेस की है वो लार्जेस्ट है मेट्रोपोलिस में। इसका क्या कारण है? दिस पेपर इज़ नॉट पॉपुलर इन स्मॉल टाउन्स, इसकी वजह से क्या ये हो रहा है? नहीं तो भाई मान लो अगर शहर में कोई न्यूज़पेपर काफ़ी फेमस है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो स्मॉल टाउन्स में पॉपुलर नहीं है, ये इसका कारण है? बिल्कुल भी नहीं। तो एजम्पशन 1 तो कहाँ से गलत है। एक्सप्रेस पेपर में काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कार्टून्स बनाए जाते हैं, पर लॉजिकली अगर आप देखें ध्यान से, कुछ भी एडिशनल मत देखें, ध्यान से आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ें, कुछ भी खुद से मत सोचें कि भाई शहरों में या मेट्रोपोलिस एरियाज़ में लोग पॉलिटिकल कार्टून्स को देखना पसंद करते हैं। तो स्टेटमेंट में तो ये गिवन नहीं है कहीं पे भी, तो आप खुद से थोड़ी सोच सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आप A, B, C, D, E ऑप्शंस में देखें तो इसका सही आंसर होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन डी, नाइदर 1 और 2 इज इम्प्लिसिट। ना तो एजम्पशन 1 सही है ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे तो द स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड any information about the volume of readership of the Express in areas other than the metropolis, also have not mentioned the reason for its huge popularity, so neither 1 or 2 is implicit। तो ना तो हमें जो स्टेटमेंट है वो ना तो ये बताती है कि मेट्रोपोलिस में वो पॉपुलर क्यों है, ये तो रीज़न हमें नहीं बताया गया स्टेटमेंट में, तो हम खुद से थोड़ी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से एज्यूम नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि स्मॉल टाउन्स में उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है इसकी बात तो की नहीं गई है, क्योंकि दिल्ली की बात की गई है, मेट्रोपोलिस की बात की गई है, स्मॉल टाउन्स की तो बात ही नहीं की गई है, तो आप खुद से थोड़ी एज्यूम कर सकते हैं इसमें।
तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ताकि जब भी आप डिसीजन लें तो आप कोई एजम्पशन खुद से ना सोच के बैठ जाएं। जो आपके पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कभी डिसीजन लें। आपने एज्यूम कर लिया कि ये है और आपने डिसीजन ले लिया, तो हमेशा कहीं ना कहीं वो कंपनी के लिए या फिर कहीं भी आप सिविल पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। तो इसीलिए ही ऐसे क्वेश्चंस बिल्ड किए जाते हैं ताकि आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्किल्स हैं उसको हम लोग चेक कर पाएँ। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल गिवन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एक्स, बी टेल्स ए। और एजम्पशंस क्या है, न्यूज़पेपर एक्स हैज़ अ मच वाइडर सर्कुलेशन, बी वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई, अगर हम ध्यान से देखें तो बी क्या है, ए को कह रहा है कि अगर उसे अपनी इफ़ यू वांट टू, यहाँ पे इफ़ लिखा है, वांट टू इंक्रीज योर सेल गिवन एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर एक्स, तो एक्स क्या है, न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब क्या है कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक्स न्यूज़पेपर है उसकी मच वाइडर सर्कुलेशन है, उसके पास काफ़ी सारे उसके कस्टमर्स हैं, काफ़ी लोग उसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एक्स को, तभी वो उसको कहीं ना कहीं सलाह दे रहा है। पर क्या जो स्टेट एजम्पशन 2 है वो सही है, ए वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स? नहीं। क्यों? उसका कारण ये है कि यहाँ पे इफ़ लिखा है। इफ़ का मतलब क्या हुआ, बी कह रहा है ए को, अगर आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सेल को एडवर्टाइज देना चाहते हैं तो आप एक्स न्यूज़पेपर में उसको एडवर्टाइजमेंट दें। पर यहाँ पे कहीं भी ए के बारे में नहीं कहा गया है कि ए चाहता है अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना, नहीं, ऐसा नहीं कहा गया कि ए पूछ रहा है बी से, सिर्फ बी ही ए को कह रहा है। आप खुद बात सोच के देखिए, मान लीजिए मैं किसी को कह रहा हूं कि आप को क्लास ज्ञान से वर्बल रीजनिंग सीखनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू लर्न वर्बल रीजनिंग देन यू शुड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल नेम्ड क्लास ज्ञान। पर क्या मैं जिसको कह रहा हूं उसने मुझसे पूछा भी है कि मैं उसको वर्बल रीजनिंग सीखनी है? क्या ये एज्यूम ही कर लिया आपने? तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा। तो इसका आंसर सिंपल सा एक ही आंसर है, वो ये है, ओनली वन इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही हम स्टेटमेंट से पता लगा सकते हैं कि जो एक्स है उसके पास अच्छा कस्टमर्स हैं, अच्छे लोग उसको पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास ज्ञान को काफ़ी लोग देखते हैं वर्बल रीजनिंग के लिए, ऐसे ही हम ये आंसर दे सकते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि ए चाहता है अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना, नहीं, क्योंकि सिर्फ बी ने उसे तो कहा है करने को, फिर ए ने पूछा नहीं था उससे। तो एक्सप्लेनेशन में हम कह सकते हैं कि इफ ए इन द स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट ए और मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, सो सेकंड इज नॉट इम्प्लिसिट। द स्टेटमेंट शोज दैट न्यूज़पेपर एक्स इज एबल टू एडवर्टाइज न्यूज़ बेटर देन इंडिकेट्स दैट इट इज वाइडर सर्कुलेशन, सो वन इज इम्प्लिसिट। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे ये आंसर आया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 5th क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें हमारे पास है स्टेटमेंट, अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविजन इट्स एजुकेशन वैल्यू कांट बी इग्नोर्ड। एजम्पशन इसमें हमें क्या दी गई है उसको देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन हमारे पास है और सेकंड एजम्पशन भी है। फर्स्ट में हमारे पास है, पीपल टेक टेलीविजन टू बी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉपर्ली। इसका मतलब क्या है कि हमें ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टेलीविज़न की एंटरटेनमेंट वैल्यू है उससे अलग उसकी जो एजुकेशनल वैल्यू है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हम एजम्पशन इसमें ये ले सकते हैं कि काफ़ी लोग टेलीविज़न सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं। लॉजिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है, बट एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज़ नॉट रियलाइज्ड प्रॉपर्ली। हाँ बिल्कुल, दोनों ही बातें स्टेटमेंट अब हमें कह रहा है। फर्स्ट बात भी और सेकेंड बात भी। आपको अपना नहीं सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप खुद से सोचने लग जाए, नहीं, स्टेटमेंट पे जाना है हमेशा। स्टेटमेंट एज मच एज कॉम्प्लेक्स आ सकती है एग्जाम में, आपको उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। खुद सोच के आपको स्टेटमेंट में जाना है कि स्टेटमेंट कह रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है ना। खुद से नहीं सोचते रहना है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नहीं। स्टेटमेंट में 2 ही लाइनें कही गई हैं, दोनों ही लाइनों को यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो दोनों एग्जाम्पशन है, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर बोथ 1 and 2, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि द स्टेटमेंट मेक्स फर्स्ट एजम्पशन क्लियर थ्रू एजुकेशन वैल्यू इज नॉट टू बी इग्नोर्ड, सो द वन इज इम्प्लिसिट।
and the education value must not be included also shows that education value is not realized properly, so the assumption second is also implicit. तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा फिफ्थ क्वेश्चन भी। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक एक करके इसमें देखे और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ ना कुछ न्यू था, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन ही जोड़ूँ। और वर्बल रीजनिंग में आगे और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि जो सभी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो पाए आप लोगों के वर्बल रीजनिंग पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका वहाँ पे एज सून एज रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी वर्बल रीजनिंग सीख पाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।